अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा और वो ये है कि 2023 पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसा रहा और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया 2024 के अंदर उनको क्या मिलेगा और 2024 के अंदर अब रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो क्या उसकी हालात होंगे, क्या वो बुरा होगा, जो इस टाइम मुल्की हालात हैं, जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कैसे असरअंदाज होंगे और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिन्होंने की है उनके आने वाले टाइम के अंदर क्या हालात होंगे। इस सेक्टर को हम फुली देखेंगे कि पिछले 5 साल के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्या हुआ है और 2024 जो कि अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर क्या होने वाला है। फैक्ट्स के साथ आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि 2023 जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बहुत बुरा कंसिडर किया गया है। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा डिप आया है जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की है और उसके रीज़न क्या हैं। इससे पहले 2013-14 के अंदर ये डिप आया था रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, जो कि कुछ अरसे के बाद उसने रिकवर किया। अब 2000 अभी तकरीबन लास्ट जब 1.5 साल पहले जब गवर्नमेंट चेंज हुई और केयर टेकर सेटअप आया है उसके बाद दोबारा ये डिप फील किया गया है और इस दफ़ा डिप जो है वो शायद उससे भी गहरा है। क्या ये रिकवर होगा और ये 1.5 साल का अरसा जो एक रिकवरी होनी है उसको कितना टाइम लगे उस पर हम बात करेंगे। ये 2023 के अंदर ये डिप आया, क्या इसकी मेन रीज़न ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बढ़ गई है और इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज़ हुई है। उसके अलावा जो है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट, आप सब जानते हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो पॉलिटिकली जो मुल्क के हालात हैं वो कैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट था, ये बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर असरअंदाज हुआ है। उसके अलावा करेंसी डीवैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस ऊपर आगे डिटेल में बात करूंगा क्योंकि जब बाहर के लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और जिस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर उसकी करेंसी भी डीवैल्यू हो रही है, ओवरऑल क्राइसिस वैसे भी चल रहा है और करेंसी भी डीवैल्यू हो रही है तो इसका एक डबल नेगेटिव इम्पैक्ट आता है जो कि 2023 के अंदर लोगों ने फील किया गया है। उसके अलावा 2023 के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहे हैं जिसकी वजह से और लोगों को नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इशू है वो है रेगुलेटरी इशू, जो कि 2023 के अंदर जो रेगुलेटरी इशू है वो अपनी पीक के ऊपर था क्योंकि लास्ट जब 1.5 ईयर पहले जब ये गवर्नमेंट ओवरथ्रो हुई थी और नई केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी तो केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद इतने राइट्स नहीं होते और उनका जो विजन होता है वो बहुत शॉर्ट साइटेड होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है और उनके पास ये लग्जरी नहीं होती कि वो नई डिसीजन मेकिंग करें। तो वो रेगुलेशंस जो है वो चेंज नहीं हो सके, जो टैक्स अप्लाई किए गए थे, जो एक सिचुएशन थी क्योंकि वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी तो वो भी एक बहुत प्रॉब्लम जो है वो फेस किया गया। अब हम बात करते हैं कि लास्ट 5 साल के अंदर क्या रियल एस्टेट सेक्टर ऊपर गया। लास्ट 5 साल के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर ने जो है वो काफ़ी चीज़ें अचीव की हैं और काफ़ी जो है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है। उसकी वजह ये थी कि ये जो मैं आपको 1.5 साल से पहले का सब जो उसके पिछले 5 साल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इन्वेस्टमेंट की है और बहुत ज़्यादा बाकी इंडस्ट्रीज से भी लोग जो है उन्होंने आके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। मतलब ये है कि बाकी इंडस्ट्रीज से भी इन्वेस्टर आके उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर था पाकिस्तान का जो कि ग्रो कर रहा था और उसका रीज़न ये था कि जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत कंस्ट्रक्शन फ्रेंडली पॉलिसीज़ थी, बहुत ज़्यादा कह लें सब्सिडीज़ दी गई जिसकी वजह से उसने बूम किया और इंटरेस्ट रेट भी ऐसा था कि जो कि एक अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट था जिसकी वजह से ये ऊपर गया है। अभी इस टाइम जो मेरे अंदाजे के मुताबिक और जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये है कि इस टाइम मार्केट जो है वो करेक्शन में जा चुकी है। मार्केट करेक्शन एक टर्म जो है वो यूज़ की जाती है और वो ये है कि जब एक रेट जो होता है जो अपनी एक एक्चुअल वैल्यू होती है उससे ऊपर चला जाए और जब वो वापस अपनी तरफ आ रहा होता है जहाँ पे उसकी एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए, इसको बोलते हैं मार्केट करेक्शन। तो इस टाइम जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो मार्केट करेक्शन की तरफ जा रहा है और ये मार्केट करेक्शन क्यों हो रही है और कितने अरसे तक होगी इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट करेक्शन इसलिए हुई है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स हो गया था कि जो मैंने इन्वेस्टर बताया कि बाकी इंडस्ट्रीज से आगे पीछे से हर तरफ से लोग रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ आ गए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ गई तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से जो है वो प्राइसेस जो है वो बलून उसके अंदर आ गया, मतलब बबल आ गया, वो ज़्यादा ऊपर चली गई। अब वो जब ये हालात इस तरह के बनने हैं तो वो जब बबल फटा है तो वापस मार्केट करेक्शन की तरफ चीज़ें आ रही हैं। सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर है वो ये है कि वीक रेगुलेशंस, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी कोई कंट्रोल नहीं था, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था कि प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं क्या, और इंटरेस्ट रेट भी ऐसे लगाया गया जिसकी वजह से जो है वो वापस करेक्शन की तरफ आ गई क्योंकि वो कह लें कि किस्म की एक बलून एक बबल बना हुआ था जिसने फटना था तो वो वापस आए। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि पॉन्जी स्कीम्स, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉन्जी स्कीम्स आई हैं जो कि रिटर्न कह रही थी कि बहुत जल्दी आपको रिटर्न्स मिलेगा। तो लोगों का, हर इन्वेस्टर का था कि हम जल्दी पैसा कमाएं और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर पैसा लगाएं, जल्दी पैसा कमाएं। उसकी वजह से उन्होंने पॉन्जी स्कीम्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया है और हाई रिटर्न की वजह से ये जो रेट्स हैं ऊपर चले गए और ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हुए कि बहुत ज़्यादा यहाँ से लोग पैसा कमा रहे हैं
और अब क्योंकि जाहिर सी बात है वो क्लैरिटी चीज़ों की आ गई है, तो अब वो बबल जो है वो ख़त्म हो रहा है, वो एक जो धुंधलापन था, फॉग थी, वो ख़त्म हो रही है, तो अब रेट जो है वो करेक्शन की तरफ आ रही हैं। एक और अब बात करते हैं आगे, मैं 2024 का आपको बताऊंगा कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि रियल एस्टेट सेक्टर की जो प्लस है, जो उसकी पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, जो उसके ऊपर अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो पहला फैक्टर है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों मैटर करती है? क्योंकि जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती वो पॉलिसी मेकिंग नहीं कर सकती, और जब एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है, जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, वो पॉलिसी मेकिंग करती है, क्योंकि उन्होंने 5 साल का, कम से कम 5 साल का टेन्योर देखना होता है, अगर ज़्यादा नहीं, कि इसके अंदर क्या हम टैक्सेस अप्लाई करेंगे, किस तरह हम अपना बजट जो है वो रेगुलेट करेंगे। तो वो जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसके मुताबिक जो है वो इन्वेस्टर जो है वो चल सकता है। अगर गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है और एक केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी है, तो कोई इन्वेस्टर जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता कि कल कौन सी गवर्नमेंट आएगी और उसकी डायरेक्शन किस इंडस्ट्री की तरफ क्या होगी, या रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वो क्या सब्सिडीज़ देंगे, IT के अंदर क्या देंगे, FMCG की तरफ, मतलब डिफरेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या करेंगे। तो वो कोई बंदा माइंड इन्वेस्टर जो है वो नहीं बना सकता। दूसरा ये है कि रेगुलेट, उसके अलावा जो है वो जो पॉलिसी जब तक स्ट्रीमलाइन नहीं होती तब तक जो है वो पता नहीं चल सकता कि आप इसके अंदर क्या रिटर्न होंगे। तो पॉलिसीज़ का स्ट्रीमलाइन होना बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम फोरकास्ट कर सकते हो कि अगले बजट के अंदर इसके हवाले से क्या टैक्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, मतलब क्या पॉलिसीज़ जो है वो डिफ़ाइन होंगी, इनका पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर 2024 के अंदर, ये मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाह रहा था ताकि 2024 जब हम बात करेंगे तो आपको ये पता हो कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर क्या हुआ है। अब हम बात करते हैं 2024 अभी स्टार्ट हुए, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 के अंदर पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर, मैं इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाता, एक छोटा सा आपको वैसे दे देता हूँ कि हमारे, अगर हम लोग अपने हमसाय मुल्क की बात करें इंडिया की, तो वो रियल एस्टेट सेक्टर उनका बहुत ज़्यादा बूम किया है। और उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के अंदर अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग शहरों की तरफ मूव करना चाहते हैं, और उसकी वजह ये है कि शहरों के अंदर फैसिलिटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। उसके अंदर आप इंटरनेट की फैसिलिटी देख लें, उसके अंदर एजुकेशन की फैसिलिटी देख लें, उसके अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देख लें, ये सारी फैसिलिटीज़ की वजह से लोग अर्बनाइज शहरों की तरफ जो है वो रुख कर रहे हैं। और यही हुआ है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे लेबर सस्ता है, और दूसरा ये है कि आबादी, जितने मुंह हैं उतना ज़्यादा दुनिया के लिए वो मार्केट जो है वो बहुत बड़ी होती जाती है। अगर हम उसके अंदर छोटी एग्जांपल अपनी ले लें, फिर चाइना की तरफ नहीं जाता, उनकी आबादी बढ़ी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। अब हमारी बारी ले लें, आबादी तो हमारी बढ़ रही है, हर आने वाले दिन के साथ हम लोग बच्चे और ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और हम आबादी बढ़ा रहे हैं। अब क्या इसका फ़ायदा हमें 2024 से लेकर 2028 तक होगा या नहीं होगा, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और रियल एस्टेट सेक्टर हमारा क्या करेगा वो हम बताते हैं। 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जनरल इलेक्शन पाकिस्तान का प्लान हुआ है। अगर जनरल इलेक्शन जो है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कोई नई गवर्नमेंट आएगी, उसकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं उसके ऊपर सारा सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है। अगर वो आ जाती है तो वो उस तरफ से प्लानिंग करेंगे कि हम रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर हम लोग ये टैक्सेस इंपोज करेंगे और हम लोग इस तरह लेके चलेंगे, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल होगा, तो इसकी तरफ पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं। जो पहला सेक्टर देख रहे हैं, जो पहला साल का जो पहला हिस्सा है, जिसमें पहले 6 महीने अगर हम ले लें, तो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्शन भी होना है और पॉलिसीज़ भी आनी है। लेकिन जो दूसरा सेक्टर है, जो दूसरा सेक्शन है उसका, जो 6 महीने बाद का, जिसके अंदर बजट अनाउंस हो गया होगा जून के बाद का, उसके अंदर इंप्रूवमेंट जो है एक्सपेक्ट की जा सकती है। और उसका रीज़न ये है कि जब बजट आएगा, बजट के अंदर पॉलिसीज़ आएंगी और इन्वेस्टर को ये पता लगेगा कि मैंने पैसा किस इंडस्ट्री के अंदर डालना है और कितना पैसा डालना है, और आगे मैं क्या फेस करने लगा हूँ अगले 1 साल के अंदर। तो वो अगला जो पार्ट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने पैसा जो है वो रोक लिया था। उसकी वजह ये है कि हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की है, और उसकी वजह ये है कि वो वहाँ पे पैसा कमाते हैं और जब वो कन्वर्ट करके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छे फ़ायदे होते हैं। लेकिन डीवैल्यूएशन की वजह से, क्योंकि जो 1.5 साल के अंदर डीवैल्यूएशन हुई है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, तो अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट वो रोक लिया है। क्योंकि एक तो अनस्टेबिलिटी की वजह से कि इंस्टेबिलिटी भी है मुल्क के अंदर, और दूसरा ये है कि डीवैल्यूएशन भी हो रही है, तो उन्होंने पैसा रोक लिया। अब वो ये पैसा कब खोलेंगे, जब वो देखेंगे कि इलेक्शन हो गए, एक स्टेबल गवर्नमेंट आ चुकी है और उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, उसके हवाले से उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। रियल एस्टेट का वैसे भी डिप्स आते रहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट के डिप्स आते हैं, और वापस जो है वो ये इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आबादी मैंने आपको बताया बढ़ रही है, और दूसरा रिक्वायरमेंट है कि लोग शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है घरों की रिक्वायरमेंट, चाहे वो रेंट पे हो चाहे वो बनाने के लिए हो, तो ये रिक्वायरमेंट जो है वो चलती रहेगी। और ये जब तक हमारी आबादी बढ़ती रहेगी तो रियल एस्टेट सेक्टर हमारा ग्रो करेगा।
अब ये किस तरह ग्रो करेगा, ये डायरेक्टली लिंक्ड है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ देती है। दुनिया के अंदर हर कुछ डेकेड के बाद या फिर डेकेड के बाद जो है वो उसके अंदर डाउनफॉल भी आता है और फिर जो है वो फ्लरिश भी करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर। अब इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टैक्स। अगर तो गवर्नमेंट जो है, नई गवर्नमेंट आती है और मामला थोड़े बेहतर हो जाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का पैसा भी आता है और जो टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट वो सोच समझ के करती है और वो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ होती हैं, तो मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री का जो है वो ग्रो करने के चांसेस हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम बात करते हैं बिज़नेस की तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो कंसिडर की जाती है कि कितनी आसानी से आप किसी मुल्क के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं। हमारा मुल्क कह लें कि एक बड़ी गलत चीज़ है, मेरे जहन से वो वर्ड भी चला गया कि लोग जो है इसको ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से जो है बड़ा नेगेटिव रेट करते हैं कि यहाँ पे बिज़नेस करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन इसकी अगर एक और सिनेरियो के अंदर हम बात चले जाएँ तो वो पॉजिटिव बन जाती है। वो ये है कि बाहर जाते हैं तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा रेगुलेट हुई हुई चीज़ें। मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है लोग बिज़नेस कर रहे हैं जो कि टैक्स पे नहीं भी करते, तो इसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं, चाहे वो ताजिर तबका हो, चाहे वो कोई भी और इंडस्ट्री हो। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर भी है कि यहाँ पे भी इतना मैच्योर नहीं हुआ रियल एस्टेट सेक्टर, ना हमारे टैक्स के डिपार्टमेंट इतने मैच्योर हुए हैं कि उसको टोटली वो जो है वो कवर कर सके, तो इसके अंदर लोग इसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा उठाते हैं। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है जिस मुल्क के अंदर जितनी ज़्यादा ईज़ होती है, जैसा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के अंदर पैसा भेजते हैं तो उनके लिए पैसा भेजना कितना आसान है, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है बिज़नेस के लिए, क्योंकि अगर उनके लिए पैसा भेजना आसान होगा तो वो बड़ा इजीली पैसा भेज सकेंगे, वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। आपने पिछले कुछ अरसे के अंदर देखा होगा कि जब से ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर गया था तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, और अगर आप 5 लाख भी बैंक से निकलवाते थे तो वो आपसे 4 से 5 डॉक्यूमेंट साइन करवाते थे, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, वो बंदा क्या करता है और आप इस पैसे का क्या करेंगे, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है। ये जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो है ये डिस्करेजमेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए कि लोग, अगला बंदा कहता है कि यार मैं किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर देता हूँ कि इतनी ज़्यादा मसले मसाइल, क्या मैं फंस तो नहीं जाऊँगा। फिर हर बंदा जो है वो टेक फ्रेंडली बंदा, या फिर कह लें कि टैक्स से ज़्यादा, टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा लिंक नहीं होता जो पुराने लोग हैं, तो उनको लगता है कि यार अब मैं कैसे टैक्स दूंगा, इसके अंदर मेरी ये ब्लैक मनी तो नहीं कंसिडर होगी। तो ये जब लोगों के अंदर, जहन के अंदर ये चीज़ें आती हैं और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उनके लगता है कि यार इसके अंदर आसानी नहीं है बिजनेस करना, तो वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाते हैं, दूसरे मुल्कों की तरफ जाते हैं और वो पैसा नहीं देते। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे 2024 के अंदर। अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया 2023 के अंदर, उन लोगों ने क्या करना है। अब मेरे ख्याल में एक मार्केट शिफ्ट आने वाला है कि जो पॉन्जी स्कीम्स के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और जो बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि हम करेंगे और 2-3 महीने के अंदर रिटर्न जो है वो हासिल करेंगे, तो अब लोगों को लॉन्ग टर्म की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। अब जो साल डेढ़ वाली इन्वेस्टमेंट थी उससे लोगों को जहन हटा के जो हम लोग इसको ट्रेडिंग के तौर पे यूज़ कर रहे थे कि ये एक ऐसा सेक्टर बन चुका था कि लोग कहते थे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप फाइल्स खरीदें, ये करें और 3 महीने के अंदर जो है वो रिटर्न हासिल करें। तो उस पॉलिसी से हट के अब हम में जो पुरानी सोच थी, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसको कंसिडर किया जाता था, हम उसकी तरफ शिफ्ट करेंगे 2024 के अंदर। उसकी वजह ये है कि लास्ट 1.5 ईयर के अंदर हमने ये चीज़ देख ली है कि जब ये चीज़ें गिरती हैं तो जो पॉन्जी स्कीम्स चल रही होती हैं या फिर शॉर्ट टर्म रिटर्न्स जहाँ पे मिल रहे होते हैं, वो बेसिकली एक ट्रेडिंग का काम चल रहा होता है। उसके अंदर शायद इतना एक्चुअल रेट उसका इतना बूम या पुश नहीं हुआ होता, बल्कि उसके अंदर एक हवा भरी गई होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर उसके अंदर आए होते हैं। तो अब वो मेरे ख्याल में माहौल ख़त्म होगा और अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग जाएंगे। और अब मेरा मशवरा भी लोगों के लिए यही है कि वो रिसर्च करके उन प्रोजेक्ट्स की तरफ आएँ कि जो उनको प्लान करें कि हम अगले 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और 5 साल के बाद अभी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल बाद ये इन्वेस्टमेंट कैसी साबित होगी, उसको जहन में रख के इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम ऐसे हालात हैं तो क्या हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। इस टाइम अगर आप दुनिया के अंदर कोई भी स्टैट पढ़ लें और कोई भी एक्सपर्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं, किसी की कोई भी आप बुक पढ़ लें इसके हवाले से, तो आप इस नतीजे पहुंचेंगे कि ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। और उसकी वजह ये है कि इस टाइम जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको लीस्ट रेट के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और क्योंकि इकॉनमी नीचे आई हुई है, हर चीज़ के रेट नीचे आए हुए हैं, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो टोटली इस टाइम जो है वो अपनी बॉटम लाइन को टच कर रहा है और बॉटम लाइन के बाद ही वापस जाता है। तो वो अगर बॉटम लाइन के आप अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अगले जब इंप्रूवमेंट आती है तो उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। दुनिया के अंदर आप कोई भी बिजनेसमैन ले लेंगे तो पहला बिजनेस का असूल ये है कि जब चीज़ गिरी हुई है उसके ऊपर आप बाइंग करते हैं और जब रेट पीक पे जाते हैं तो आप सेलिंग करते हैं। अभी इस टाइम मार्केट के अंदर ये सिचुएशन चल रही है क्योंकि पैनिक सिचुएशन है, तो लोग ये कह रहे हैं रेट नीचे भी आए हुए हैं तो आप बेचें। अक्लमंद बंदा वो होता है कि जो इस टाइम के ऊपर बाइंग करता है। दिस इज़ एक्चुअली द बाइंग टाइम। ये मैं नहीं कर रहा, ये आप बुक्स पढ़ लें, आप स्टैट पढ़ लें, आप इकोनॉमी जितनी भी इकोनॉमी किताबें पढ़ लें,
बल्कि इससे आसान ये है कि अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आप एग्जांपल्स देख लें। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिरती हुई कंपनीज को उठाया है, उनके ऊपर काम किया है, और जब अच्छा टाइम आया उनको बेचा है। आप जब बेज़ोस की एग्जांपल ले लें, आप कोई भी किसी की एग्जांपल कर ले, वो करते क्या थे कि जब कोई कंपनी गिरने लगती थी, जब उनको लगता था कि अब हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो उस कंपनी को उठा लेते थे, उसके ऊपर फिर टाइम लगाते थे और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते थे, और जब वो हालात बेहतर होते थे दुनिया के तो वो उसको बेचते थे। इस टाइम भी सिचुएशन यही है कि क्योंकि इकॉनमी गिरी हुई है, लोग बेचना चाहते हैं, तो जो अक्लमंद बंदा है जो इस चीज़ को फोरसी कर सकता है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा और आने वाले सालों के अंदर वो जो है इससे बेनिफिट हासिल करेगा। ये था आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 2023 के अंदर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, और 24 में क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई इसके बारे में गाइडलाइन लेना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें, और आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके हवाले से फिर नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।